और आतंकी गतिविधियों को लेकर सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा पार मौजूद 8 आतंकी कैंप में करीब 100 से 150 लोगों की मौजूदगी हो सकती है। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि इन कैंप्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी तरह के दुस्साहस का कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में। हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर। 7 मई 2025 वो तारीख जब आधी रात को भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। 10 मई 2025 तक भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 2 अवाक्स मार गिराए। पाकिस्तान के कई सैनिक ढेर किए गए। लेकिन पाकिस्तान अभी बाज नहीं आया है, क्योंकि सीमा पार अभी 8 आतंकी कैंप्स मौजूद है, जिसमें 100 से 150 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है और जानकारी खुद सेना प्रमुख ने दी है। 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर बैठे हों। जहां तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। मई में हुए संघर्ष को लेकर सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही न्यूक्लियर धमकियां सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी। जहां तक न्यूक्लियर रिटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी और जो न्यूक्लियर रिटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी। जब हम बोलते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अध्यक्ष बनेंगे। 19 और 20 जनवरी को अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के तहत उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को खाली हुए काफी समय बीत गया। हालांकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। इस प्रक्रिया में नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह होंगे। 20 तारीख को भव्य कार्यक्रम इसी बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। नवीन का नाम सबसे आगे है। अगर नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में ऐसा ही हुआ था, जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सिर्फ यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है जैसे जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि इस दिन का चुनाव होगा, नामांकन भरा जाएगा, ये वहां पे प्रभारी रहेंगे जो देखेंगे।
नामांकन भर दिया। अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो दूसरा कोई नहीं है तो चुनाव कुछ होगा नहीं, मतदान होना नहीं है, तो अगले दिन उनको अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिल जाती है कि अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हुआ। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी शासित आधे से ज्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नवीन के पक्ष में एक अलग सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के संविधान और नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएमसी चुनाव की लड़ाई पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि बीएमसी चुनाव कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। आज नीतीश राणे ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगा दिया। तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करती हो। जबकि बीएमसी चुनाव में एंट्री करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है, इसीलिए ना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद और ना ही नकाब छोड़ेंगे। मुंबई अपना नया मेयर चुनने वाली है। मुंबई अपने विकास के लिए अपने नुमाइंदों को बीएमसी के लिए चुनने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले ही विकास टॉप का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हिंदू मुसलमान, मराठी हिंदी, इसी पर भाषण हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर इसी पर प्रचार किया जा रहा है। आजाद बंद कराने के खिलाफ वोट दो। ये वीडियो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया और पोस्ट में लिख दिया, अगर ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है। हिंदू राष्ट्र में नीतीश राणे का ये सवाल सियासत में उस सिरे को छूता है जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, लेकिन ये बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, मेयर का हो रहा है, और इसमें एआईएमआईएम बात लेकर आई बुर्के वाले प्रधानमंत्री की, और उससे भी आगे निकल गए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूँ, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूँ। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सियासत के साथ चल रहा है, लेकिन जिस शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व के उद्घोष से शुरू हुई थी, उस शिवसेना का एक टुकड़ा अब सेक्युलर बनने की कोशिश भी दिखाता है और साथ ही खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर ये मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या यही तो है ना कि मैं कहता हूँ मैं मराठी हूँ, मराठी बोलने वाला हिंदी हूँ, हिंदू हूँ, देशभक्त हिंदू हूँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मराठी महापौर होगा तो बाला साहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं वो। नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं, ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी। मोदी को बचाने वाले बाला साहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। मैंने कहा ना उनके पास दिखाने के लिए ना ही मुंह है ना ही काम है। क्या उनको दूसरे के बाप की चोरी करनी पड़ती है, काम क्या दिखाएंगे? बात यही खत्म नहीं होती। एआईएमआईएम अगर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासी किरदार बनाती है तो हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछाने वाली
पार्टियां अब एक दूसरे से ज्यादा हिंदुओं के हितैषी होने के दावे कर रही हैं। वास्तव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी अतिक्रमण करे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। यानी बीएमसी के चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही अकेला हथियार नहीं है, महाराष्ट्र में बाहरियों का हथियार भी है। हिंदी और मराठी भाषा के भी तीर तरकश में मौजूद हैं और चुनावी युद्ध में हर कोई हर एक हथियार आजमा लेना चाहता है। मुंबई से मयूरेश गणपते और प्रीति सोमपुरा के साथ विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।